पंतप्रधान, विश्वहृदय सम्राट, जनहृदय सम्राट, भारताचे प्रधान सेवक सन्माननीय नरेंद्र मोदी साहेब. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. महाराष्ट्र के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी, मंच पर विराजमान महायुति के सभी वरिष्ठ महानुभाव, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और विशाल संख्या में पधारे हुए धुले और नंदुरबार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही आला आखा पाओ, बोही आखा नोज राम राम. आपकी जय जय आदिवासी. सबसे पहले तो मैं आपकी क्षमा चाहता हूं. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबकी मैं क्षमा चाहता हूं कि यहां इतने बड़े बड़े पंडाल बनाने के बावजूद भी ये जगह छोटी पड़ गई और मैं देख रहा हूं कि पंडाल के बाहर इससे भी ज्यादा लोग ताप में तप रहे हैं. इस भयंकर गर्मी में अपनी चमड़ी झला रहे हैं. उनको जो असुविधा हुई है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आपकी क्षमा चाहता हूं. लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इतने भयंकर ताप में आप ये जो तपस्या कर रहे हैं, आपकी ये तपस्या मैं कभी बेकार नहीं जाने दूंगा. मैं इसे ब्याज समेत लौटाऊंगा और विकास करके लौटाऊंगा. साथियों, आपका यही विश्वास है जिसने बीते 5 वर्ष में मुझे निरंतर काम के लिए प्रेरित किया है और आगे भी नए भारत के निर्माण के लिए डटने का साहस दिया है. आप सबके आशीर्वाद के लिए मैं आपका आभारी हूं. मुझे याद है जब कुछ महीने पहले मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहां के आप सब लोगों से बात की थी, तो पीएम आवास योजना के लाभार्थियों ने कहा था कि मुझे मिठाई खिलाएंगे. भूल गए ना? मुझे कहा था, आपने वादा किया था, जब आप नए घर में जा रहे थे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में बहनों ने मुझे कहा था कि नंदुरबार आओगे तो मिठाई खिलाएंगे. देखिए आज मैं मिठाई खा के जाने वाला हूं. और आप अगर मुझे मिठाई खिलाते हैं तो इलेक्शन कमीशन से डरना मत कि मोदी को मिठाई खिलाई मतलब वोट के लिए रिश्वत दे दी.
लेकिन मुझे इतने प्यार से सभी बहनों ने एक प्रकार से आशीर्वाद दिए थे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, मेरे दिल को छू गया था। और आपके इस चाय वाले का यहां की मिठास से एक और रिश्ता यह भी है, अगर मैं नंदुरबार आऊं और चौधरी चाय वाले को याद किए बिना उसके बिना तो मैं अपनी बात शुरू ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा इतना निकट संबंध रखा आप लोगों से, इतनी बार आना जाना हुआ। मान लीजिए जैसे यहीं का हूं ऐसा हो गया था। नंदुरबार के चाय वाले से तो आप खुशी रहते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग अपने इस चाय वाले से, आपके इस प्रधान सेवक से भी खुश हैं। खुश है ना? बहुत खुश हैं, भरपूर आशीर्वाद है। जिस तरह इस चाय वाले ने 5 साल सरकार चलाई, उससे देश कड़क हुआ है, मजबूत हुआ है। ये चौधरी की चाय भी कड़क होती है ना। अब 2019 में भी आप दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनाएंगे, एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो आपकी भावनाओं के हिसाब से फैसले लेने में सक्षम हो। तभी विकसित भारत निर्माण हो पाएगा। साथियों, एक मजबूर, मरी पड़ी और भ्रष्ट सरकार होती है तो सभी का नुकसान तय है। कांग्रेस और महामिलावटी लोगों के इतिहास में ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि यहां खानदेश में गन्ना काफी होता है, इसलिए इसी से जुड़ा एक उदाहरण आज आपको बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, गन्ने की अधिक पैदावार से किसानों का पैसा ना फंसे, इसका एक बहुत अच्छा तरीका है गन्ने से इथेनॉल बनाए जाए। और इसकी टेक्नोलॉजी कोई बहुत बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। बहुत आसानी से इसका कारखाना खड़ा किया जा सकता है। और हमारे किसान तो खेत में ही गन्ने से कैसे गुड़ बनाना कितनी आराम से खड़ा कर देते और बना भी देते हैं। ये इथेनॉल वाला काम भी कोई ऐसा बड़ा नहीं है, मशीन लगती है, कारखाना बनाना पड़ता है, लेकिन जैसे आप काम सरलता से करते हैं वो कारखाने वाला भी सरलता से कर सकता है, और इसलिए इथेनॉल बन सकता है। और हम इथेनॉल बनाने की इस बात को यहां बड़े बड़े किसान नेता, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर रहा करते थे, कांग्रेस एनसीपी के लोग अपने आप को किसान होने का दावा करते हैं, लेकिन उनको गन्ने से इथेनॉल बनाकर भी आप अपनी आय बढ़ा सके, इसकी कांग्रेस और उसके साथियों ने कभी परवाह नहीं की। उन्हें इस बारे में पता था, पूरा ज्ञान था, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं कि अपने गन्ना किसानों को ये नई तकनीक भी लाकर दें। कांग्रेस, एनसीपी और उसके साथियों ने ऐसा क्यों किया, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। साथियों, गन्ने से जो इथेनॉल बनता है वो मिलाया जाता है पेट्रोल में, लेकिन ये लोग जिस तरह के गोरख धंधे से जुड़े थे,
अगर ये लोग पेट्रोल में ज्यादा इथेनॉल मिलाने लग जाते तो ये मलाई खा रहे थे वो कम हो जाती, क्योंकि विदेशों से जो पेट्रोल खरीदते हैं पहले इन्होंने कोई न कोई अपना इंतजाम करके रखा था। अगर पेट्रोल कम होता है तो इनकी मलाई भी बंद हो जाती है, और इसलिए इन्होंने इस तकनीक को यहां बढ़ने ही नहीं दिया। चीनी मिलों में आपकी जिंदगी अटकी रही, लेकिन इन्होंने परवाह नहीं की। सोचिए, इथेनॉल बनने की वजह से आपको गन्ने की उचित कीमत मिलती, इन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से पेट्रोल की कीमतें कम होती, उन्होंने ये भी नहीं होने दिया। इथेनॉल की वजह से प्रदूषण कम होता, पर्यावरण की रक्षा होती, उन्होंने ये भी नहीं होने दिया। इथेनॉल की वजह से देश तेल के आयात पर जो खर्च करता है उसमें भी कमी आती, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं होने दिया। ये विदेश से मिलने वाली मलाई खाते रहे, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों का हित साधते रहे, लेकिन यहां के गन्ना किसानों की परवाह नहीं की। साथियों, 2014 में जब आपने एक मजबूत सरकार बनाई, तब हमने इथेनॉल पर नए सिरे से काम शुरू किया। परिणाम ये हुआ कि 5 साल पहले जहां देश में सिर्फ 40 करोड़ लीटर इथेनॉल बनता था, अब 140 करोड़ लीटर से ज्यादा इथेनॉल हम सप्लाई कर रहे हैं, जो गाड़ियों में उपयोग किया जाता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग को ध्यान में रखते हुए देश भर में प्लांट भी लगाए जा रहे हैं और गाड़ियों को भी तैयारियां की जा रही हैं। देश भर में दर्जन भर रिफाइनरी बनाने का काम चल रहा है। यहां नंदुरबार में भी एक यूनिट लगाई गई है। इन सब प्रयासों से सबसे ज्यादा लाभ गन्ना किसानों को ही होगा। भाइयों और बहनों, जब नीयत नेक होती है तब नीतियां भी स्पष्ट बनती हैं। आप खुद सोचिए, जो लोग कर्ज माफी कर झूठे वायदे करते हैं, उन्होंने खुद कभी ये सोचा ही नहीं कि कोई आदिवासी बैंक में जाकर के कर्ज लेता ही नहीं है, उसके तो बेचारा नसीब ही नहीं है। अरे बैंक में खाता तक नहीं था उसका। और अगर आप खोजेंगे तो आपको मुश्किल में 100 में से 2, 3, 5 से ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे आदिवासी जिन्होंने कभी बैंक से कर्ज लिया हो। ऐसे में कांग्रेस जो कर्ज माफी करती है उसका ज्यादातर लाभ अमीरों को होता है और कांग्रेस के चेले चपाटों को होता है। अपने आदिवासी भाइयों बहनों की इसी दिक्कत को समझते हुए खेती से जुड़े अनेक छोटे छोटे खर्च को पूरा करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र के 1.25 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में साल में 3 बार सीधे पैसे जमा हो रहे हैं। जिनके खाते में अभी तक पैसे नहीं पहुंचे हैं, उनको बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे। अब तो हमने बहुत बड़ा संकल्प लिया है। 23 मई को, कल 23 अप्रैल है, इसके बाद 1 महीने के बाद 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा। और जब 23 मई को चुनाव का परिणाम आएगा तो 23 मई को जब फिर एक बार जब मोदी सरकार बन जाएगी तो हम अभी जो हमने 5 एकड़ का नियम बनाया है उसको भी हटा करके सभी किसानों को इसका फायदा देंगे। इसके बाद नंदुरबार के, महाराष्ट्र के हर किसान के खाते में पैसा जमा होंगे। भाइयों और बहनों, खेती के साथ साथ
जो जंगल की उपज है उसका मेरे आदिवासी बहनों को सही दाम मिले, इसके लिए भी हमारी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। हमने वन उपज का समर्थन मूल्य तो समय समय पर बढ़ाया ही है, उसके दायरे में भी वृद्धि की है। पहले आप लोगों को सिर्फ 10 वन की उपजों को समर्थन मूल्य मिलता था, हमने इनको बढ़ाकर 50 कर दिया है। फसलों में मूल्य वृद्धि के लिए देश भर में वनधन केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। साथियों, भाजपा एनडीए की सरकार ने आदिवासियों की कमाई को ही ध्यान में रखते हुए बांस से जुड़े एक कानून में बड़ा बदलाव किया है। अब आप अपने खेत में भी बांस उगा सकते हैं और उसको काट करके बेचकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। पहले ऐसा संभव नहीं था क्योंकि बांस को पेड़ की श्रेणी में रखा गया था। साथियों, हम आपकी छोटी छोटी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद हमारी सरकार खेतीहर मजदूरों के लिए, आदिवासी किसानों के लिए और भी किसानों के लिए पेंशन योजना भी शुरू करने जा रही है। साथियों, नंदुरबार का एक एक आदिवासी साक्षी है कि कांग्रेस ने आपके साथ क्या किया है। याद करिए, यहीं पर सबसे पहले कांग्रेस ने आधार कार्ड दिया था, लेकिन उसके बाद वो आधार प्रोजेक्ट को ही निराधार बना दिया, भूल गई। जबकि इस चौकीदार की सरकार ने जनधन खाते, आधार और मोबाइल फोन को पूरे देश में खड़ा कर दिया और बिचौलियों को आपके हक छीनने से रोक दिया। आज अनेक सरकारी लाभ दिल्ली से सीधे आपके खाते में आ रहे हैं। और अब देखिए, वही कांग्रेस वाले आधार योजना को बंद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खटखटा रहे हैं। साथियों, खुद की नीयत है नहीं, और अब जब ये चौकीदार आदिवासियों के हक की सुरक्षा करने में जुटा है, तब एक और झूठ फैलाया जा रहा है। आज मैं नंदुरबार से देश के हर आदिवासी को, हर आदिवासी परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक मोदी है, जब तक मोदी है, तब तक बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, उस आरक्षण पर कभी कोई आंच आने वाली नहीं है। दूसरी बात, जब तक मोदी है, तब तक आपकी जमीन पर भी कोई आंच नहीं आ सकती है। कोई पंजा आपकी जमीन पे हाथ नहीं लगा सकता है। भाइयों और बहनों, आपका ये चौकीदार पूरी ईमानदारी से आपके जीवन को आसान बनाने में जुटा है। सिकल सेल, एनीमिया, कुपोषण, इन सब से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति के साथ हम काम कर रहे हैं। इसी तरह बच्चों और प्रसूता माताओं के टीकाकरण का काम भी तेज गति से किया गया है। इतना ही नहीं, बीमारी की स्थिति में मेरे गरीब आदिवासी भाई बहनों को खर्च की चिंता ना करनी पड़े, इसलिए हर वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी आपके इस चौकीदार ने की है। भाइयों और बहनों, हम एक तरफ कुपोषण को मिटाने के लिए जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस क्या करती है,
उसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। यहां से मध्य प्रदेश तो पास में ही है, वहां 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी और अभी कुछ महीने पहले बनी है, 6 महीने भी नहीं हुए, लेकिन इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जो पैसे, ये आप सुनकर के चौंक जाएंगे, ये कैसे लोग हैं इनको पहचानो। और मैं सबूत के साथ बताता हूं, अब वो मेरा सबूत मांगना भूल गए हैं, आपको मैं सबूत के साथ बताता हूं। जो पैसा इस देश के गरीब आदिवासी बच्चों के खाने के लिए, गरीब आदिवासी माताओं, प्रसूता माताओं को लिए ये चौकीदार ने भेजा था, जो गरीब बच्चों के पेट के लिए था, जो प्रसूता माताओं के लिए था, ये कांग्रेस की सरकार ने, इनके नेताओं ने, चेले चपाटों ने उन पैसों से वैसे भी चोरी कर ली, उसको भी लूट लिया। और आपने देखा होगा अभी 15 दिन पहले इनके घरों में से बोरे भर भर करके नोटें निकली, बोरे भर भर के। कांग्रेस ने आदिवासी गरीब बच्चों और बहनों के भोजन का पैसा नामदारों के चुनाव प्रचार में लगा दिया। साथियों, अब क्योंकि चौकीदार ने इनका ये घोटाला पकड़ लिया है, इसलिए ये लगातार मुझे गाली देने में जुटे हैं। साथियों, कांग्रेस और उसके साथियों की फितरत आपका मजाक उड़ाने की, आपका अपमान करने की है। इन्हीं के एक साथी ने कर्नाटका में, जिसे कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया है, वो मुख्यमंत्री कह रहा है कि सेना में कौन जाता है। सुनिए, आप चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा सेना में कौन जाता है? जो गरीब है, भूखा मरता है, कमाई का कोई साधन नहीं है, इसलिए सेना में जाता है। भाइयों बहनों, जो सेना में जाता है वो देश के लिए मरने के लिए अपनी मां के चरण छू करके जाता है, देश के लिए मर मिटने के लिए जाता है। ये कैसी भाषा बोल रहे हैं? मेरे इतने आदिवासी बच्चे फौज में हैं, मरने मारने पर तुले हुए होते हैं जी, और ये कहते हैं वो भीख मंगे हैं इसलिए गए हैं। और अभी तक ये कांग्रेस ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया है वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। वो भूख की वजह से नहीं, देश की रक्षा करने के लिए सेना में भर्ती हुई है। आपने इस अपमान को कभी मत भूलना मेरे भाइयों बहनों। और महाराष्ट्र तो वीरों की भूमि है, फौज में जाइए, आपको महाराष्ट्र के लोग मिलेंगे। शहीद होकर के जो तिरंगे में लिपट करके हमारे जवानों के शरीर आते हैं, हर महीने कहीं न कहीं महाराष्ट्र के कोने से कोई न कोई नौजवान देश के लिए शहीद होता है। और इनका ये अपमान करते हैं, ये अपमान आपका है। एक तरफ वो अपमान करते हैं और हम आपका गुणगान करते हैं। बीजेपी एनडीए की हमारी सरकार आदिवासी नायकों को सम्मान देने का काम कर रही है। आजादी की लड़ाई में जिन आदिवासी बेटे बेटियों ने बलिदान दिया है, उनकी याद में देश भर में स्मारकों का निर्माण हो रहा है। साथियों, यहां उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए यहां रोड और रेल की सुविधाओं को सशक्त किया जा रहा है। उधरा जलगांव रेल लाइन का चौड़ीकरण और बिजलीकरण हो गया है। इसके अलावा बिजली से चलने वाली उधना नंदुरबार पालगी ट्रेनों को भी मैंने ही हरी झंडी दिखाई है। अगले कुछ साल में जब मनमाड़ जलगांव रेलवे लाइन का काम पूरा होगा तो ये क्षेत्र कनेक्टिविटी के मामले में बहुत आगे बढ़ जाएगा। भाइयों और बहनों, नए भारत की हमारी सोच स्पष्ट है।
आदिवासी के पास अपना पक्का घर हो, आदिवासी के घर में भी गैस का कनेक्शन हो, घर में शौचालय हो, बिजली का कनेक्शन हो। हम इसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इन संकल्पों को सिद्ध करने में आपका मुझे सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और इसलिए आप सभी को 29 अप्रैल को भारी संख्या में बूथ पर पहुंचना है और कमल के फूल के सामने बटन दबाना है। और आप जब कमल के फूल के सामने बटन दबाएंगे ना, तो ये आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, आप चाहते हैं देश की सरकार मजबूत होनी चाहिए, ऐसी सरकार जो आतंकवाद को खत्म करके रहे। आप चाहते हैं ये पाकिस्तान में घर में घुस करके मारा, ऐसी सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। मुझे बताइए, आज जितने नामों में चर्चा चल रही है उसमें से सबसे ज्यादा मजबूत कौन है? आप कहते हैं ऐसा काम कौन कर सकता है? मोदी अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है, ऐसा उनका विश्वास है। मैं देश के लिए कुछ भी बलि कर सकता हूं, ये आप तैयार हैं? तो फिर आप मुझे मजबूत बनाएंगे, चौकीदार को मजबूत बनाएंगे। चौकीदार हर बनेगा, हर कोई चौकीदार बनेगा। तो मेरे साथ एक